हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं लगातार हर दिन आप सभी को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर या जितनी भी करंट अफेयर्स बनती है वो सारी की सारी करंट अफेयर्स आप सभी के सामने लेके आता हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो करंट अफेयर है इसके साथ साथ में जो विषय चर्चा में रहेंगे, अभी जो हाल ही में जिन विषयों पर अभी चर्चा हो रही है, अब मैं उन विषयों को भी आप लोगों के सामने लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो अब आज मैं एक छोटा सा विषय आप लोगों के सामने लेके आया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आंसर कराऊं वहीं से प्रश्न पूछे। जो विषय चर्चा में रहेंगे उन विषयों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो मैं आज आप सभी के लिए विषय लेके आया हूं, जो टॉपिक लेके आया हूं, उसका नाम है नार्को टेस्ट। अब नार्को टेस्ट के ऊपर हम आज की पूरी वीडियो इस पे आधारित रहेगी। जितना भी नार्को टेस्ट है इससे संबंधित हम जितनी भी जानकारियां रहेंगी वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि नार्को टेस्ट क्या है, क्यों करते हैं, किन के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, सारी की सारी जानकारियां जो है वो हम आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है। नार्को टेस्ट क्या है? नार्को टेस्ट मुख्य रूप से किया जाता है कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन आरोपियों से, उन अपराधियों से सच्चाई पता लगाई जा सके, उन अपराधियों से सच उगलवाया जा सके, इसलिए नार्को टेस्ट किया जाता है। और नार्को टेस्ट जब भी करते हैं तो किन किन की मौजूदगी होना आवश्यक है। जब किसी अपराधी का नार्को टेस्ट करते हैं ना, तो किन किन लोगों को उस समय उपस्थित होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक फोरेंसिक एक्सपर्ट का होना जरूरी है, जांच अधिकारियों का होना जरूरी है, और डॉक्टर्स का और मनोवैज्ञानिक आदि इन सभी की मौजूदगी में नार्को टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस गई, अपराधी को पकड़ा, उसका नार्को टेस्ट करा दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी नार्को टेस्ट होगा तो उस समय एक फोरेंसिक एक्सपर्ट होगा, उसके बाद डॉक्टर्स होंगे, मनोवैज्ञानिक होंगे, और जांच कमेटी के अधिकारी भी वहां उपस्थित होने जरूरी है। मैंने सबको अंडरलाइन कर दिया है, आप लोग देखते रहिएगा। उसके बाद ये जो नार्को टेस्ट है ये क्या है? इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अपराधी है उसको कुछ दवाएं दी जाती है, और वो दवा देने के पश्चात उसका जो दिमाग है, उसका जो मस्तिष्क है, वो सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है। जैसे उसका अब एक्टिव दिमाग है, एक्टिव माइंड है, एक्टिव माइंड है, वो दवाई लगाने के पश्चात व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ये सचेत अवस्था की बजाय अचेत अवस्था में चला जाता है। यानी कि व्यक्ति थोड़ी थोड़ी सी बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप जब गहरी नींद में सोने वाले होते हैं, बहुत थकान के बाद जब आपको बिल्कुल बेहोशी सी आई रहती है या बिल्कुल आप थकान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो नार्को टेस्ट में दवा लगाने के पश्चात जो अपराधी होते हैं उनकी अवस्था भी, मस्तिष्क की अवस्था भी सुस्त अवस्था में पहुंच जाती है। और इससे क्या होता है, इसका एक बड़ा फायदा है कि जो व्यक्ति है जब निद्रा की अवस्था में रहेगा तो वो लॉजिकली नहीं सोच सकता। जब वो तर्क शक्ति उसकी कम हो जाती है, और तर्क शक्ति या लॉजिकल जब वो कम सोच पाएगा तब वो झूठ नहीं बोल पाएगा। तो इस बात का मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कुछ अवस्थाओं में व्यक्ति या अपराधी जो है या जो आरोपी है वो बेहोशी की अवस्था में भी चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दवाई जो है वो लगाई है उस व्यक्ति को, उस दवा लगाने के पश्चात व्यक्ति बजाय बेहोशी जैसी अवस्था में होने के वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। और जब व्यक्ति बेहोश हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि भाई हम सच का पता नहीं लगा सकते। कि इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो दवा का डोज है वो इतना ही दिया जाए कि व्यक्ति जो है वो ना तो बेहोश हो और ना वो सचेत अवस्था में हो, बल्कि बीच की सी अवस्था हो कि आदमी बेहोश के होने के कगार पे हो लेकिन बेहोश भी ना हो, इस प्रकार से। अब एक बात और जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि जब नार्को टेस्ट किया जाए तो हर एक अपराधी सच बताए। जरूरी नहीं है कि सच बोल पाएगा और केस सुलझ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी अपराधी को पकड़ा, पुलिस पकड़ के लाई, फोरेंसिक ने उसका ये नार्को टेस्ट किया और उसने सारा सच सच बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये सारा हुआ था, ये सारा अपराध उसने कबूल कर लिया। ऐसा नहीं होता है, बल्कि कई बार जो अपराधी हैं बहुत चालाक होते हैं, और वो जो फोरेंसिक टीम है या जो जांच कमेटी है उस जांच कमेटी को भी चकमा दे सकते हैं। ऐसा होता है, देखिए जो दवा है
ये जो नार्को टेस्ट में जो दवा लगाई जाती है, ट्रूथ ड्रग, जो हम आगे पढ़ेंगे भी कौन सी दवा लगाई जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार कई दिनों से किसी दवा का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो दवाएं हैं इनमें भी ड्रग होता है, चाहे बेशक कम मात्रा में रहे या ज्यादा मात्रा में रहे, इनमें भी ड्रग तो होता ही है। तो ये भी तो एक ड्रग है, जब नार्को टेस्ट करते हैं तो ये भी तो ड्रग है। अब ये ड्रग भी है और वो दवाएं ले रहे हैं, वो भी ड्रग है। तो एक ड्रग का प्रयोग दूसरे ड्रग के साथ जब करते हैं तो कई बार नार्को टेस्ट वाला ड्रग काम बहुत कम करता है, और व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है, व्यक्ति की जो तार्किक क्षमता है, व्यक्ति की जो लॉजिकल क्षमता है, वो बहुत बार वो एक्टिव रह पाती है। क्योंकि जो आपको पता है कि जो शराबी हैं, जो व्यक्ति शराब पीते हैं, 1-2 पैग लेने के बाद अगर वो लगातार शराब पी रहे हैं तो 2-3 पैग तक उनके कुछ असर नहीं होता। तो सेम ऐसा ही है कि अगर कोई व्यक्ति दवा लेता है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो ड्रग का सेवन करता है, तो उनके ये कम दिमाग पर असर डालता है, और कम दिमाग पर असर डालेगा तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है कि वो फोरेंसिक कमेटी को भी धोखा दे सकते हैं, चकमा दे सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि नार्को टेस्ट में अपराधी को कौन सी दवा दी जाती है। अभी तक तो मैंने बताया आपको दवा देते हैं, लेकिन ये तो पता लगे कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि नार्को टेस्ट में व्यक्ति को कौन सी दवा दी जाती है, तो नार्को टेस्ट में व्यक्ति को एक ड्रग दिया जाता है। उस ड्रग का नाम है ट्रूथ ड्रग। ट्रूथ मतलब सच। ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवा होती है, ये दवा दी जाती है, या फिर उसके ऊपर सोडियम पेंटेथोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। या तो ट्रूथ ड्रग नाम की दवा दी जाएगी, उसको खिलाई जाएगी, या फिर अगर दवा नहीं खिलाते हैं तो उसके स्थान पर फोरेंसिक टीम जो है वो सोडियम पेंटोथोल का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद व्यक्ति ऐसी अवस्था में चला जाता है कि ना तो वो बेहोश होगा और ना ही वो पूरी तरह से होश में रहेगा। तो ये बात आप लोगों को मैं बार बार बता चुका हूं, एक ही बात का बहुत बहुत बार रिपीट करना जरूरी नहीं है। उसके बाद आपने, अब ये क्यों जरूरी है नार्को टेस्ट कराना? भाई आपने एक कहावत सुनी होगी कि पुलिस की मार के आगे गूंगा भी बोलने लगता है, लेकिन कई ऐसे अपराधी होते हैं कि उनको कितना ही मार लो वो बोलते ही नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनके सामने जो है वो नार्को टेस्ट किया जाता है। नार्को टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि बहुत से अपराधी ऐसे होते हैं कि कितनी ही मारो उनको, कितनी ही कोई 3rd डिग्री 4th डिग्री कोई भी डिग्री उनको लगाओ, कितनी ही तरह से बेरहमी से उनको मारा जाए, पीटा जाए, कोई भी डिग्री का प्रयोग किया जाए, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, तो वो सच नहीं बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए उनके साथ नार्को टेस्ट किया जाता है। तो ये बात थी यहाँ से। उसके बाद हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात है कि क्या जो नार्को टेस्ट है, नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति का परीक्षण भी किया जाता है। तो हाँ, नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति का शारीरिक मानसिक परीक्षण भी किया जाता है, उसका एग्जामाइन किया जाता है उसको। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि जब भी किसी अपराधी के साथ 3rd डिग्री का भी पुलिस प्रयोग करती है, तो 3rd डिग्री का प्रयोग, 3rd डिग्री का मतलब ये है कि उसको टॉर्चर, शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जाए। तो जब उसको शारीरिक रूप से टॉर्चर करते हैं तो उससे पहले भी उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई उसका शारीरिक क्षमता का पता तो चले कि ये व्यक्ति बीमार तो नहीं है, क्या ये व्यक्ति मानसिक हालात से ठीक है, क्या ये व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक है। तो इन सभी परीक्षणों का नार्को टेस्ट में भी किया जाना अनिवार्य है। ये चेक किया जाता है कि क्या जो अपराधी है उसकी हालात, उसकी शारीरिक क्षमता क्या टेस्ट करने के लायक भी है कि नहीं। ये देखा जाता है कि क्या जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया जाना है, क्या वो व्यक्ति बीमार तो नहीं है, क्या वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की उम्र अधिक तो नहीं है। क्योंकि अधिक उम्र में जब आपको ट्रूथ ड्रग या सोडियम पेंटेथोल का इंजेक्शन लगाया जाएगा तो क्या आप उसको सहन भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। व्यक्ति का शारीरिक और दिमागी रूप से कमजोर, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट करना है, क्या वो व्यक्ति दिमागी रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से भाई वो कमजोर तो नहीं है, कभी उसको इंजेक्शन लगाए और वो हड़बड़ाहट में उसके प्राण पखेरु उड़ जाए। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति का शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी परीक्षण किया जाना नार्को टेस्ट से पहले अनिवार्य है। और जब व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसकी सेहत के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार
और उसके जेंडर के अनुसार उसको जो सोडियम पेंटेथोल या जो ट्रूथ ड्रग नाम की दवा है ये उसको उसकी सेहत के अनुसार, जब भी बताया ना, सारे के सारे परीक्षण किए जाते हैं। उसके परीक्षण करने के पश्चात ही ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस व्यक्ति को कितनी मात्रा में दवा लगानी है। ये सारे परीक्षण करने के बाद ही सामने आते हैं। और फिर ये भी देखा जाता है कि महिला है या पुरुष, क्योंकि महिलाएं जो है वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी कमजोर होती है। तो इस बात को, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नार्को टेस्ट की दवा लगाई जाती है। अब ऐसा होता है कि बहुत इतने सारे परीक्षण करने के बाद भी कई बार ये जो नार्को टेस्ट है ये फेल हो जाता है, क्योंकि कई बार ओवरडोज हो जाता है, व्यक्ति मानसिक रूप से ज़्यादा सोच लेता है तो उसका जो शारीरिक हालात है वो खराब हो जाती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे अभी बताया कि वह परीक्षण किया जाता है, लेकिन परीक्षण के बाद भी अगर व्यक्ति को थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में डोज लगा दी जाती है इस दवा की, इस इंजेक्शन की, तो व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। व्यक्ति जो है वो कोमा में जा सकता है, क्योंकि अभी बताया था कि ये जो अवस्था होती है ये निद्रा की अवस्था होती है। भाई निद्रा की तरह ही तो होती है ना, पूरी तरह से सोता भी नहीं है, पूरी तरह से जाग के भी नहीं रहता। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है वो कोमा में जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, कोमा में जा सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है भाई। तो ये सारे के सारे जो नार्को टेस्ट से पहले दवा लगाई जाती है, उस दवा के लगाने से पहले उसके ऊपर जो परीक्षण किए जाते हैं वो सारे के सारे बताते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार जो है वो ये नार्को टेस्ट फेल हो सकता है। अब बात करते हैं कि नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। नार्को टेस्ट करने से पहले एक दवा का नाम बताया, एक ड्रग का नाम बताया कि ट्रूथ ड्रग नाम की दवा लगा दी गई, बता दिया गया। ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवा होती है, व्यक्ति को लगा दी जाती है, या फिर उसके साथ सोडियम पेंटाथोल या एक और दवा आती है सोडियम अमाइटल। सोडियम पेंटाथोल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन उसको लगा दिया जाता है। अब ये इंजेक्शन लगाने के बाद जैसे ही व्यक्ति के ऊपर ये असर करने लगते हैं तो व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश नहीं होता है, व्यक्ति जागू भी नहीं होता है, व्यक्ति एक्टिव भी नहीं होता है और बेहोश भी नहीं होता। वो एक अचेतन सी अवस्था में हो जाता है कि ना वो सोता ना वो जागता, ऐसी बीच की सी अवस्था में हो जाता है। और जब बीच की अवस्था में हो जाता है तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति लॉजिकली नहीं सोच पाता है, लॉजिकली तार्किक शक्ति उसकी कम हो जाती है। और आपको पता है ये बात कि जब भी हम अपने पेरेंट्स से या किसी भी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए हमें अतिरिक्त दिमाग लगाना पड़ता है। अतिरिक्त दिमाग लगाना पड़ेगा तो क्योंकि हमारी लॉजिकल शक्ति जो देखी जाती है, अगर हमारी तार्किक शक्ति, लॉजिकल शक्ति जो है वो मजबूत है तो हम दिमाग लगा सकते हैं, हम बहाने बना सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारी लॉजिकल या तार्किक शक्ति कमजोर है तो हम इंस्टेंटली एकदम से बहाने नहीं बना सकते हैं। तो ये बात आपने समझना है। ये दवा लगाने के पश्चात ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी सोचने समझने की क्षमता को कम हो जाती है, उसकी क्षमता कमजोर हो जाती है उस कुछ समय के लिए, बहुत समय के लिए नहीं। अब जैसा कि बताया कि तार्किक रूप से सोचने समझने की शक्ति कम होगी तो व्यक्ति जो है वो घुमा फिरा कर बात नहीं कर पाएगा, घुमा फिरा कर वो सोच नहीं पाएगा, वो घुमा फिरा कर के बातों को अटक पटक के नहीं कर पाएगा, वो सीधे सीधे जवाब देगा। जैसा आप उससे जवाब पूछोगे, सवाल पूछोगे, वैसा ही सिंपल सा जवाब देगा। अब इस अवस्था में ये संभावनाएं बढ़ जाती है, इस प्रकार की संभावनाएं बढ़ जाती है कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सच ही बोल पाएगा। अब एक और आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। नार्को टेस्ट के लिए कानून, क्या ये नार्को टेस्ट जो है ये करने से पहले कोई कानून भी बनाए गए? क्या नार्को टेस्ट से संबंधित हमारे देश में कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, कुछ संविधान में कुछ कानून भी बनाए गए हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि हाँ, हमारे देश के संविधान में कुछ कानून बनाए गए हैं जो कि नार्को टेस्ट से संबंधित होते हैं। वर्ष 2010 में केजी बालाकृष्णन वाली 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या नार्को टेस्ट के साथ में पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना है तो उस व्यक्ति की सहमति होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मैं मना करूं कि मेरा नार्को टेस्ट मत करो और जबरदस्ती उसका नार्को टेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। अपराधी बेशक अपराध किया हो, लेकिन जब तक उससे नहीं पूछा जाएगा, जब तक उसकी सहमति नहीं ली जाएगी,
तब तक आप नार्को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। नार्को टेस्ट का मतलब ये है, 2010 में केजी बालाकृष्णन की खंडपीठ ने कहा था कि भाई अगर आपने किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट करना है, सच झूठ उगलने का टेस्ट करना है, पॉलीग्राफी टेस्ट करना है, तो आपने उस व्यक्ति की सहमति लेनी जरूरी है। जबरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते, जबरदस्ती के लिए और भी कानून बनाए गए हैं। अब सीबीआई या कोई अन्य एजेंसियां जो है वो किसी नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट की अनुमति भी लेगी। भाई दो बातें ध्यान रखो कि सबसे पहले तो उस व्यक्ति की अनुमति लो कि भाई तेरा नार्को टेस्ट करें कि नहीं, अरे तेरा नार्को टेस्ट करें कि नहीं। अगर उसकी सहमति है फिर आप कोर्ट के पास जाओ कि साहब हम उसका नार्को टेस्ट करना चाहते हैं, कि करें या ना करें। तो कोर्ट और उस व्यक्ति दोनों की सहमति लेना नार्को टेस्ट से पहले जरूरी है। अब बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी को मैं बार बार बता चुका हूं, झूठ बोलने के लिए अतिरिक्त दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन सच बोलने के लिए कम दिमाग लगाना पड़ता है। बस सच बोलने के लिए कोई ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाएंगे, जैसी घटना हुई है वो दिमाग में छपी हुई है, ऐसे कैसे बोल देंगे। लेकिन अगर हम झूठ बोलेंगे तो घटनाओं को बनाएंगे, कहानी दिमाग में सोचेंगे, सारी की सारी घटनाओं को क्रिएट करेंगे, अतिरिक्त दिमाग लगेगा। और अगर आप झूठ बोलने के लिए दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, घुमा फिरा करके बात करते हैं, तो ये सिंपल सा आपकी तार्किक क्षमता से जुड़ा होता है। लेकिन नार्को टेस्ट में आपकी तार्किक क्षमता ही कम कर दी जाती है। अब एक बात और देखिएगा कि जरूरी नहीं है कि नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति सच और झूठ ही देखे, उस व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान रखा जाता है। जब व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया जाता है ना, तो जिस रूम में उसका नार्को टेस्ट होता है वहां पर कैमरे लगे होते हैं, वहां पर जब उस व्यक्ति से बात करी जाती है तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया यानी कि बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जाता है। जो उसके शारीरिक उसकी प्रतिक्रियाएं हो रही है, कैसा वो रिएक्ट कर रहा है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो व्यक्ति ऐसे यूं आंखों को इधर उधर देखता है, या किसी प्रकार का उसको डर महसूस होता है, झूठ बोलने में पकड़े जाने की संभावनाओं को देखते, तो उसका मस्तिष्क जो है उसकी शारीरिक हाव भाव देखे जाते हैं, उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं देखी जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और कई केस में सिर्फ यही पता करना होता है कि उस व्यक्ति का उस घटना से संबंध है या नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन के अब व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं। अब मान लो व्यक्ति का नार्को टेस्ट करना है, अब उसकी प्रतिक्रिया चेक करनी है आपको, तो जिस जगह पर वो होता है सामने स्लाइड लगी होती है। अब उस स्लाइड में कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं, कुछ फोटोज दिखाई जाते हैं, कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। और अगर पहले अब उसको पिक्चर दिखाना शुरू कर दिया, पिक्चर वो फिल्म पिक्चर नहीं, पिक्चर मतलब फोटो दिखानी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि उसको बैठा करके हम फिल्म दिखाएं, फिल्म दिखाने का मतलब नहीं, यहाँ फोटोज दिखाने का मतलब है। अब शुरुआत में तो उसको नॉर्मल फोटोज दिखाई जाएंगे, नॉर्मल सी फोटोज, फूल पत्ती, पेड़ पौधे, इधर उधर बागान, इस प्रकार की शुरुआत में तो उसको नॉर्मल पिक्चर्स दिखाई जाएंगे। और उसके बाद में केस से जुड़ी तस्वीर दिखाई जाती है, जो हम जिस केस के ऊपर सरकार या जांच कमेटी आई है, या पुलिस आई है, सीबीआई आई है, फोरेंसिक जांच कमेटी आई है, अब वो उस केस से संबंधित फोटोज दिखाएंगी। और जैसे ही केस से संबंधित फोटोज वो देखेगा तो फिर उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं चेक करी जाती हैं। उसके बाद अगर उसका दिमाग उस व्यक्ति का संबंध उस समय, या ऐसा कहें कि उस व्यक्ति का संबंध उस केस से है, तो वो व्यक्ति की जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं वो अलग प्रकार की हो जाती है। और वहीं पकड़ा जाता है कि भाई इसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा भी सच और झूठ का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बता देते हैं कि नार्को टेस्ट की जो सफलता है, या नार्को टेस्ट की जो सफलता है, वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस प्रकार के आप सवाल पूछ रहे हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी तलवार, उस तलवार फिल्म में भी ऐसा ही होता है कि जिस प्रकार से सीबीआई कमेटी, जांच कमेटी जिस प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार करती है, वो पूरी की पूरी उसी आधार पर चलती है। यानी कि अगर आपने किसी का नार्को टेस्ट करना है तो आपने ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि भाई जो आपने जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो किस प्रकार के हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है कि इस प्रकार नार्को टेस्ट के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह टेस्ट कई मुश्किल मामलों में सीबीआई और जांच कमेटी को बहुत से सबूत अवश्य दे देता है।
इसके द्वारा बहुत से सबूत मिल जाते हैं और उन सबूतों के आधार पर व्यक्ति को एग्जामिन किया जा सकता है, सच झूठ का पता लगाया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो में कि किस प्रकार से नार्को टेस्ट होता है, सारी घटनाएं। उसके बाद में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं करंट अफेयर के अलावा भी बहुत से नोट्स आप लोगों को देता रहता हूं। ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ज्ञानकोश नाम से ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है और आपका यूट्यूब चैनल भी है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, एग्जाम से संबंधित हम पूरी जानकारी आप लोगों के सामने लेके आते हैं। आज के लिए जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।